हरिहरपुर गांव में सुखदेव नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। एक दिन सुखदेव अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके गांव का बलिया नाम का व्यक्ति दौड़ते हुए वहां पर आ गया। सुखदेव, क्या तुमने एक नई खबर सुनी? कौन सी खबर? सुखदेव, हमारे गांव में एक बहुत बड़े पंडित मंदिर में पधारे हुए हैं, जिन्हें ज्योतिष का बड़ा ही ज्ञान है। गांव के सभी लोग अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य मालूम कर रहे हैं। ये सुनकर सुखदेव मुस्कुराने लगा। अगर भविष्य पहले से ही पता हो तो जिंदगी का क्या मजा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं खास तौर पर तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे पास छोटा सा खेत है जिस पर बड़ी मेहनत से हल चलाकर अपने परिवार का पेट भरते हो, और वो भी कभी कभी तुम्हारा परिवार भूखा ही रहता है। तुम्हारी एक जवान पुत्री है जो विवाह के योग्य हो गई है। मैं तेरी बात समझ गया बलिया। तू केवल ये कहना चाहता है कि मैं अपना हाथ पंडित को दिखाऊं और कहूं कि मेरे भविष्य में क्या है, क्या मेरे पास धन आएगा या नहीं। हाँ, तू भी जाकर पता कर ले कि तेरी किस्मत के सितारे कब तक गर्दिश में रहेंगे। हर किसी के दिन पलटते हैं, क्या तेरे दिन भी पलटेंगे? ये सुनकर सुखदेव गहरी सोच में डूब गया। ठीक है बलिया, तू घर जा। मैं शाम को काम खत्म करके मंदिर में पंडित से जरूर मिलूंगा। इतना कहकर सुखदेव फिर से मेहनत में लग गया और बलिया वहां से चला गया। शाम को सुखदेव अपना काम खत्म करके मंदिर में चला गया। सुखदेव को देखकर पंडित पूरी तरह से चौंक गया। चेहरे पर गरीबी है, लेकिन आंखों में एक विचित्र चमक है जिसे केवल एक ज्ञानी ही देख सकता है। तू बड़ा तकदीर वाला है। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। मेरी हाथ की लकीरें देखकर बताइए पंडित जी, मेरी एक जवान पुत्री है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह कर भी पाऊंगा या नहीं? मुझे तेरा हाथ देखने की जरूरत नहीं है। तेरी आंखों की चमक मैंने देख ली और तुझे इशारों में बता भी दिया कि तू बहुत तकदीर वाला है और तुझे इसका एहसास बहुत जल्द ही हो जाएगा। इतना कहकर पंडित दूसरे कार्य में लग गया। सुखदेव अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए हुए अपने घर आ गया। सुखदेव ने सारी घटना अपनी पत्नी विमला और अपनी जवान पुत्री राधा को बताई। पंडित जी ने मेरा हाथ देखे बगैर ही कहा कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं। पिताजी, पंडित ने आपको देखकर कहा है। उनके चर्चे दूर दूर तक राज्यों में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कुछ देखकर ही कहा होगा। अरे, सारा जीवन तो गरीबी में ही बिताया है हमने, और ये हाथ देखने वाले बस यही कहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराने लगा। अगले दिन सुखदेव फिर से खेतों में चला गया। दोपहर के समय विमला ने राधा को खाना देते हुए कहा,
अपने पिताजी को खेत में जाकर खाना दिया। बेचारे अकेले भूखे मेहनत कर रहे होंगे। राधा मुस्कुराती हुई खाना लेकर चल दी। वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी, तभी उसे गांव का जमींदार अपने साथी बिल्ला के साथ मिल गया। मैंने बहुत ही सुंदर लड़की देखी है राधा, लेकिन तेरे जैसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखे। सच बताऊं तो तुम पर न जाने कब से मैं अपना मन हार बैठा हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिता की उम्र के हो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इस तरह बात करते हुए तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये सुनकर जमींदार के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राधा देख, अभी भी समय है, मेरी बात मान जा। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तेरी माँ और पिताजी की गरीबी दूर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख, तेरा पिता तेरा ब्याह कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटे से खेत में वो तेरा और अपनी पत्नी का बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है। तेरा विवाह क्या खा कर पाएगा? राधा गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली गई। ये देखकर जमींदार का साथी बिल्ला जमींदार से बोला, जमींदार, राधा तुम्हें कभी घास नहीं डालेगी। और क्यों डालेगी? तुम उसके पिता की उम्र के हो। ये सुनकर जमींदार क्रोधित होते हुए बिल्ला से बोला, देखना बिल्ला, एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि ये राधा स्वयं अपनी मर्जी से मेरे हवाले होकर आएगी। इतना कहकर जमींदार गुस्से से वहां से चला गया। इधर राधा अपने पिता को खाना देने खेत में चली गई। राधा के चेहरे पर गुस्सा देखकर सुखदेव उससे बोला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? राधा गुस्से से सारी घटना बताते हुए अपने पिता से बोली, जमींदार ने मेरी नाक में दम कर दिया है पिताजी। उसे मुझसे ऐसी बातें करने में शर्म क्यों नहीं आती? सुखदेव की आंखों में क्रोध झलक आया। मैं जमींदार को जवानी से जानता हूँ। जब वो जवान था तो गांव की स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था। उसकी हरकत पर उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो बुढ़ापे में भी नहीं सुधर रहा है। तो उससे दूर रहे, उससे मुंह लगाना बेकार है। वो अपने धन और रसूख का नाजायज फायदा उठाता है। राधा चुपचाप अपने घर चली गई। बेला, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, कोई योजना क्यों नहीं बताता? दिन पर दिन मेरी तड़प बढ़ती जा रही है। मैं किसी भी कीमत पर राधा को पाना चाहता हूं। इसके लिए आपको बहुत ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा और बहुत ही चतुराई से। और वो कैसे? देखो, गांव में ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसने आपसे कर्ज ना ले रखा हो। उसे छोड़कर सुखदेव है। वो अपने परिवार को भूखा देखना तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुमसे कर्ज लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे वो तुमसे कर्ज ले और फिर उसके ऊपर भारी ब्याज लगाकर तुम उसे डरा धमकाकर उसकी बेटी से ब्याह करने के लिए तैयार करवा सकते हो। ये सुनकर जमींदार बुरी तरह से चौंक गया। कुछ देर बाद उसके होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। बिल्ला, उसके लिए कर्ज देने की कोई जरूरत नहीं है।
काफी समय पहले सुखदेव ने मुझसे कर्ज लिया था, जो कि चुका दिया था, लेकिन चुकाते वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए मैं गांव में झूठ बोलूंगा और कहूंगा कि सुखदेव ने बरसों पहले मुझसे कर्ज लिया था, जो अब तक नहीं चुकाया। उस पर भारी ब्याज लगाकर उसका खेत हड़प लूंगा और फिर सुखदेव के पास अपनी पुत्री को मेरे हवाले करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अगले दिन सुखदेव अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां जमींदार बिल्ला के साथ आ गया। सुखदेव, बरसों पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था, वो तुमने नहीं चुकाया। ब्याज मिलाकर रकम इतनी हो चुकी है कि अब ये खेत मेरा हो चुका है। कल तक इस खेत को खाली कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर जमींदार हंसते हुए वहां से चला गया। सुखदेव अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, जमींदार तो अत्याचार पर उतर आया। मैंने तो उसका कर्ज चुका दिया था, मुझे मुखिया जी से मदद मांगनी होगी। सुखदेव दौड़ता हुआ मुखिया जी के पास गया और सारी घटना बताते हुए बोला। जमींदार की नजर मेरी पुत्री पर है, इसलिए उसने ये सारा नाटक रचा है। मुझे बचा लीजिए मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए। जब तुमने कर्ज चुकाया था तो कोई लिखा पढ़ी या कोई कागज तुम्हारे पास है? नहीं। इस बात का जमींदार फायदा उठा रहा है। अगर वो सीधे तुम्हारी पुत्री पर हाथ डालता तो सारा गांव उसके खिलाफ हो जाता, इसलिए उसने तुम्हारे खेत पर कब्जा करने की धमकी दी है। तुम्हारे खेत पर कब्जा हो जाएगा, तुम बेरोजगार हो जाओगे और फिर वो अपनी मनमानी कर सकता है। सुखदेव चुपचाप अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पुत्री राधा और अपनी पत्नी विमला को बताई। अगर उसने आपसे आपका खेत छीन लिया तो फिर हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा और फिर हम अपनी राधा का विवाह कैसे करेंगे। ये सुनकर सुखदेव भी फूट फूट कर रोने लगा। अरे 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 मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा विमला। मन तो कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। मुखिया जी से मदद मांगी पर किसी ने साथ नहीं दिया और गांव का कोई भी व्यक्ति जमींदार के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता। पिताजी, ये सब मेरी सुंदरता के कारण हो रहा है। काश मैं इतनी सुंदर ना होती। बिटिया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है बेटा। अगले दिन सुखदेव अपने खेत में गया। तभी वहां जमींदार बिल्ला के साथ आ गया। जमींदार ने सुखदेव को धक्के देकर उसके खेत पर कब्जा कर लिया। सुखदेव निराश होकर घर लौट आया। समय ऐसे ही बीतने लगा और धीरे धीरे सुखदेव की पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ये सब राधा से नहीं देखा गया। राधा अपने परिवार की स्थिति देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अगर मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ।
रात के समय राधा चुपचाप जमींदार की हवेली में चली गई। राधा को देखकर जमींदार चौंक गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे पिताजी का खेत वापस कर दो और तुम जो चाहते हो अपनी मनमानी कर लो। मैं अपने माता पिता को भूखा नहीं देख सकती। सोच लो राधा, एक बार हवेली में आ गई तो अब यहाँ से तुम्हारे कदम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बस मेरी एक शर्त है। कैसी? मेरे पिता को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, और उन्हें कभी नहीं पता लगना चाहिए। अगर उन्हें पता लग गया तो वो और मेरी माँ जीते जी मर जाएंगे। उन्हें यही लगना चाहिए कि मैं कहीं अचानक गुम हो गई हूँ। कुछ दिन तक रोकर वो सब्र कर लेंगे, ये सोचकर कि शायद मैंने आत्महत्या कर ली या मर गई। वाह, मेरी तो मुराद भी पूरी हो गई। ठीक है राधा, ऐसा ही होगा। जाकर कमरे में राजकुमारी की तरह सो जा। सुबह तुझसे बात करूंगा। राधा रोती हुई जमींदार के कक्ष में चली गई। अगले दिन जब सुखदेव ने घर पर राधा को लापता पाया तो वो घबरा गया। विमला रोते हुए बोली, चलो जाकर मुखिया जी को लेकर जमींदार की हवेली पर चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार हमारी राधा को जबरन उठा ले गया हो। सुखदेव रोता हुआ मुखिया जी के पास गया और सारी घटना बताते हुए बोला, मुखिया जी, कम से कम आप जमींदार की हवेली चलकर पूछताछ कर सकते हैं ना। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मुखिया जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मुखिया जी को सुखदेव का रोना सहन नहीं हुआ। घबराओ मत सुखदेव, तेरी पुत्री को कुछ नहीं होगा। चल जमींदार की हवेली चलते हैं। मुखिया सुखदेव को लेकर जमींदार की हवेली पर चला गया। जमींदार को देखकर सुखदेव बोला, जमींदार, मेरी पुत्री कल से गायब है। मैं जानता हूँ कि मेरी पुत्री पर काफी समय से तुम्हारी नीयत खराब थी। अगर तुमने उसका अपहरण किया है तो मुझे उसे लौटा दो। तेरा दिमाग तो ठीक है। ये सच है कि मैं तेरी पुत्री को पसंद करता था, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि दिन दहाड़े उसका अपहरण करूं। मुझे तेरी पुत्री के बारे में कुछ नहीं मालूम। चल जा यहां से। जमींदार, सुखदेव और उसकी पत्नी बहुत परेशान हैं। तुमने उसकी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी जमीन इसे वापस करता हूं। अब ये अपने खेत में जब चाहे जब खेती कर सकता है। अब तो विश्वास हो गया ना कि तुम्हारी पुत्री मेरे पास नहीं है। सुखदेव दुखी होकर मुखिया के साथ वापस चला गया और अपनी पत्नी से रोते हुए बोला, पंडित जी तो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। क्या खाक तकदीर वाला हो। मेरी पुत्री कहाँ गई, मुझे कुछ मालूम नहीं। एक वही तो मेरे जीने का आसरा था। विमला भी फूट फूट कर रोने लगी। सुबह के समय जमींदार राधा के कक्ष में जा पहुंचा। राधा डरी हुई आंखों से जमींदार को देख रही थी। लगता है तुम रात भर सोई नहीं। जिस लड़की को पता हो कि कोई उसकी अस्मत लूटने जा रहा है, वो कैसे सो सकती है। तभी वहां बिल्ला आ गया। जमींदार, आपका केशव नगर वाला मित्र रतन सिंह आपसे मिलने आया है। ये सुनकर जमींदार चौंक पड़ा।
बिल्ला, उसे बाहर ही बैठा कर रखना, अंदर मत लाना। अगर उसने राधा को देख लिया तो। जमींदार इतना ही कह पाया था कि तभी रतन सिंह वहां पर आ पहुंचा और राधा को फटी हुई आंखों से घूरने लगा। राधा और भी बुरी तरह से डर गई। अरे जमींदार, इतनी सुंदर लड़की तुमने अपने घर में रखी है और मुझे खबर तक नहीं की। अब ये मेरी होने वाली पत्नी है। होने वाली है, लेकिन हुई तो नहीं ना। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। इस उम्र में क्या विवाह करोगे? मुझे ये लड़की चाहिए। ये सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? जमींदार बड़ी मुश्किल से रतन को कमरे से बाहर ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रतन, ये मेरे गांव की सबसे गरीब किसान की बेटी है। बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया है। मैं तुम्हें राधा नहीं दे सकता। मत भूल, वर्षों पहले हम दोनों किसी कारोबार में साथ साथ थे। मैं और तुम लड़कियों का अपहरण करवाकर उन्हें बड़े व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेचते थे। राधा बहुत सुंदर है, उसके अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि मैं अब भी वही व्यापार करता हूं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं राधा को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं, लेकिन जितने दाम में तुम राधा को बेचोगे उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। दोपहर के समय राधा को भोजन में बेहोशी की दवा दी गई। अगली सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान हवेली में पाया। राधा बुरी तरह से चौंक गई। ये कौन सी हवेली है? ये तो जमींदार की हवेली नहीं है। तभी वहां पर एक और स्त्री आई जिसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, ये तुम्हारे गांव की जमींदार की हवेली नहीं है। ये केशव नगर के सबसे अमीर व्यापारी रतन सिंह की हवेली है। यहाँ पर लड़कियों को अपहरण करके लाया जाता है और दूसरे राज्यों के व्यापारियों को मुंह मांगी कीमत पर बेचा जाता है। यकीनन जमींदार ने रतन सिंह के साथ तुम्हारा सौदा कर दिया है। राधा फूट फूट कर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। दूसरी स्त्री ने उसका कंधा थाम लिया। मेरा नाम चंद्रलेखा है। वर्षों पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई थी। एक खिलौनों की दुकान पर रुकी थी। नहीं जानती थी कि वो दुकानदार इस मक्कार रतन सिंह का साथी है। उसने अच्छे खिलौने दिखाने के बहाने मुझे अंदर बुलाया। फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मेरी आंख जब खुली तब मैं इसी हवेली में थी। यहाँ पहले से 3 स्त्रियां थीं, जिन्हें अलग अलग राज्यों के व्यापारी खरीद कर ले गए। अब बस मैं बची थी और अब तुम भी आ गई हो। हो सकता है कुछ दिनों बाद हम दोनों को भी बेच दिया जाएगा। उधर हवेली के बाहर रतन सिंह जमींदार के नौकर बिल्ला के साथ बैठा था। क्या तुम्हारे जमींदार को मुझ पर भरोसा नहीं? व्यापार के मामले में तो जमींदार किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए ही मुझे आपके साथ भेजा है, ताकि जो भी सौदा हो मेरी आंखों के सामने हो। शाम को संगमगढ़ का एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। इस वक्त मेरे पास चंद्रलेखा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर उसने राधा को देख लिया तो उसे वही पसंद आएगी। शाम के समय एक सुंदर नौजवान 2 व्यक्तियों के साथ हवेली में दाखिल हुआ।
मैं ही वल्लभगढ़ संगमगढ़ का मशहूर व्यापारी हूं, जिसका तुम्हें इंतजार था। मुझे आपका ही इंतजार था। इस वक्त मेरे पास 2 सुंदर लड़कियां हैं। आप जिसे चाहें वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं उन दोनों को देखना चाहता हूं। रतन सिंह ने बिल्ला को इशारा किया। बिल्ला व्यापारी को राधा और चंद्रलेखा के कक्ष की ओर ले गया। कक्ष में पहुंचकर व्यापारी ने दोनों लड़कियों को गौर से देखा, फिर राधा की ओर इशारा करते हुए बोला, ये लड़की कौन है? मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप जितनी देर चाहे बात कर सकते हैं। रतन सिंह ने चंद्रलेखा को बाहर जाने का इशारा किया। चंद्रलेखा नीची नजर किए हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। व्यापारी ने कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और फिर राधा को गहरी निगाहों से घूरने लगा। राधा नीची नजरें किए हुए खड़ी थी, उसकी टांगें कांप रही थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तुम्हारी आंखों में मासूमियत बता रही है कि तुम बहुत ही गरीब घर की हो और तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने से क्या फायदा? आप तो मुझे खरीदने आए हैं ना, जैसे मैं सड़क पर पड़ी कोई वस्तु हूँ। इतना कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। राधा ने रूंधे हुए गले से अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। कैसे वो भूख से तड़पते अपने माता पिता की आंखें नहीं देख सकी, और जमींदार के सामने समर्पण कर दिया। ये सुनकर व्यापारी की आंखों में क्रोध चमकने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें खरीदने नहीं, तुम्हें आजाद कराने आया हूं। मैं कोई व्यापारी नहीं, बल्कि इस राज्य का राजकुमार आदित्य हूं, राजा विक्रम का पुत्र। काफी समय से मुझे सूचना मिल रही थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बहुत गलत चल रहा है, इसलिए मुझे व्यापारी का वेश धारण कर यहां आना पड़ा। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार आदित्य ने कमरे का किवाड़ खोला। उसके साथ आए दोनों व्यक्ति असल में सैनिक थे। आदित्य ने आंखों से इशारा किया। जाओ और शाही सैनिकों को अंदर ले आओ। दोनों सैनिक तुरंत बाहर निकल गए। कुछ ही देर में शाही सैनिकों की टोली वहां पहुंच गई। रतन सिंह और उसके साथी को बंदी बना लो। रतन सिंह चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं व्यापारी नहीं, राजकुमार आदित्य हूं। मैं एक गुप्त सूचना पर जांच पड़ताल करने आया था और तुम दोषी पाए गए हो। तुम न जाने कब से मजबूर लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाकर उनका व्यापार कर रहे हो। अब तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। रतन और बिल्ला गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन राजकुमार नहीं झुका। राजकुमार आदित्य ने चंद्रलेखा को सुरक्षित उसके गांव पहुंचा दिया और राधा को अपने साथ महल ले आया। महल पहुंचकर उसने अपने पिता राजा विक्रम और माता रानी रुक्मणी को पूरी घटना बताई। तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है आदित्य। तूने बहुत बड़ा कार्य किया है। राजा विक्रम ने राधा की ओर देखकर कहा, आज से तुम महल में ही रहोगी। सही समय आने पर हम तुम्हें सम्मान पूर्वक तुम्हारे गांव पहुंचाएंगे। उस दिन से राधा राजमहल में रहने लगी।
एक दिन राजकुमार आदित्य राधा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, राधा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? कौन सी बात राजकुमार? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप मुझ पर तरस खाकर विवाह करना चाहते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं राधा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी क्षण से मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। ये सुनकर राधा मुस्कुरा उठी। राजकुमार आदित्य और राधा का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद राधा राजकुमार आदित्य और शाही सैनिकों के साथ अपने गांव पहुंची। गांव में राधा के पिता सुखदेव और माता विमला ने अपनी बेटी को राजकुमारी के रूप में देखकर आश्चर्य से भर गए। जाओ, उस जमींदार को घसीटते हुए बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार को पकड़कर आदित्य के सामने ले आए। राधा को राजकुमारी के रूप में देखकर जमींदार भय से कांपने लगा। क्या हुआ? ये सोच रहे हो ना कि जिसे तुमने बेच दिया था वो आज राजकुमारी बन चुकी है। तुम्हारा साथी बिल्ला और रतन पहले ही कारागार में है। अब तुम भी वहीं जाओगे और कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए राधा, मैंने गलती की। तुम्हारे जैसे पापियों को माफ नहीं किया जा सकता। राधा ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक जमींदार को घसीटते हुए ले गए। तभी गांव का मुखिया और वही पंडित वहां आ पहुंचे। मैंने कहा था ना सुखदेव, तू बहुत तकदीर वाला है। देख, तेरी बेटी का विवाह किसी आम आदमी से नहीं बल्कि इस राज्य के राजकुमार से हुआ है। तकदीर के खेल बड़े ही निराले होते हैं। ये कहकर पंडित वहां से मुस्कुराते हुए चला गया।